देखिए सो गुड इवनिंग गाइस, मैं विशेष औरशे फ्रॉम अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी। गाइस आज हम यहाँ बहुत शानदार चीज सीखने वाले हैं, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा और कोई डाउट्स आए तो आपको पूछना भी है, ठीक है। आपने कई बार एक शब्द सुना होगा हियर एंड देयर, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? यहाँ वहाँ। हियर एंड देयर का मतलब क्या होता है? यहाँ वहाँ। हियर एंड देयर को अन्य शब्दों में इंग्लिश में हिदर एंड दीदर भी बोलते हैं। हिदर एंड दीदर, हिदर एंड दीदर का मतलब भी क्या होता है? यहाँ वहाँ, राइट। हिदर एंड दीदर के अलावा इसको टू एंड फ्रो भी बोलते हैं। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब भी क्या होता है? यहाँ वहाँ, ठीक है। ध्यान सुनिए, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ वहाँ को हम क्या क्या बोल सकते हैं। यहाँ वहाँ को हम क्या क्या बोलते हैं? हियर एंड देयर, हिदर एंड दीदर, या फिर टू एंड फ्रो। गेटिंग गाइस? ये हिदर एंड दीदर एंड टू एंड फ्रो ये एग्जाम में आने वाले फ्रेजेस हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो ये चिन्ह होगा ना, ये वाला चिन्ह, इसको हाइफन बोलते हैं, हाइफन। इसका दूसरा नाम डैश भी होता है, बोलते हैं डैश लगा दो वहां पे डैश, तो उसको डैश भी बोलते हैं, ठीक है। डैश बोलते हैं या हाइफन बोलते हैं उस चिन्ह को। गेटिंग? डैश का एक और अर्थ होता है DASH, डैश का एक और अर्थ होता है, इसका मतलब होता है टकराना, जिसको हम कोलाइड भी बोलते हैं। कोलाइड, COLLIDE, कोलाइड मतलब डैश भी होता है, DASH। डैश का मतलब टकराना होता है, कोलाइड का मतलब भी टकराना होता है, ठीक है। कोलाइड से बना कोलिजन, आपने सुना होगा ना, कोलिजन, टकराव, ठीक है। ध्यान सुनना, डैश से ही बना है डैशिंग। जब लड़के बहुत स्मार्ट टाइप के लड़के होते हैं ना, बहुत खूबसूरत टाइप के लड़के, स्मार्ट टाइप के लड़के, उनको क्या बोलते हैं? डैशिंग बॉय बोलते हैं। डैशिंग बॉय, डैशिंग मैन, कुछ भी हो सकता है, डैशिंग मैन, डैशिंग बॉय, राइट। उसी अर्थ में लड़कियां या स्त्रियां जो बहुत खूबसूरत टाइप की बनी ठनी रहती हैं, जैसे चंचल है ना, ये हमारी माही हैं, आप सभी हैं यहाँ पे, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको गॉर्जियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? गॉर्जियस। आपने कई बार टीवी पे देखा हो ना, लुकिंग गॉर्जियस, ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि लुकिंग गॉर्जियस। तो लुकिंग गॉर्जियस का मतलब क्या होता है? खूबसूरत, बहुत प्यारा, ठीक है। तो लड़कियों स्त्रियों के लिए काय का यूज करते हैं? गॉर्जियस का यूज करते हैं, और लड़कों और पुरुषों के लिए उस अर्थ में डैशिंग का यूज करते हैं। गेटिंग? चलो माही दरवाजा अच्छे से लगाइए, एसी चल रहा है ना, दरवाजा लगाइए अच्छे से। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, लुक एट गाइस, अब यहाँ एक फ्रेज लिखा हुआ है, डोंट बज लाइक बीज। डोंट बज लाइक बीज, बज, BUZZ, बज का मतलब क्या होता है? भिनभिनाना। मधुमक्खी जो भिनभिनाती ना, उसको बज करना बोलते, बज। और बीज मतलब क्या? मधुमक्खियां, बी मतलब मधुमक्खी होता ना, तो डोंट बज लाइक बीज का मतलब होता है कि मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाओ मत। बी मधुमक्खी, और मधुमक्खी का जेंडर चेंज क्या होता है? आपने ड्रोन सुना होगा ना, ड्रोन कैमरा होता है ना, ड्रोन आजकल उड़ाए जाते हैं शादियों में, पार्टियों में, है ना। तो ड्रोन, इसका जेंडर चेंज होता है। बी स्त्रीलिंग है और ड्रोन उसका पुल्लिंग होता है, ठीक है। बी मतलब मधुमक्खी और ड्रोन मतलब मधुमक्खी, स्पेलिंग वही होती है, DRONE। गेटिंग? तो डोंट बज लाइक बीज का मतलब होता है मधुमक्खियों की तरह भिनभिनाओ मत, राइट। अभी ध्यान से सुनिएगा गाइस, एक यहाँ पे प्रोवर्ब लिखा हुआ है, आपको ये रट लेना बिल्कुल। देयर इज ऑलवेज अ शैडो अंडर द लैम्प। देयर इज ऑलवेज अ शैडो अंडर द लैम्प का मतलब होता है दिया तले अंधेरा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके ठीक नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है, इसेंस या समरी। इसेंस या समरी, दोनों का मतलब होता है सार। दोनों का मतलब क्या होता है? सार, सारांश, सार, ठीक है। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ प्रेस, PRECIE, प्रिसाइज नहीं है, ये क्या? प्रेसी है, प्रेसी। प्रेसी राइटिंग लिखा जाता है कई बार। कई बार जब आपके एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि अनसीन पैसेज आते हैं, आपने देखा होगा ना अनसीन पैसेज, तो उसकी समरी लिखने के लिए आती है कई बार, या कोई स्टोरी, कोई कहानी दी गई है, उसकी समरी लिखने के लिए आती है। तो समरी लिखने का तरीका क्या होता है? मान लीजिए 50 लाइन की अनसीन पैसेज दिया हुआ है, उसको हमको समरी लिखना है उसकी, तो समरी लिखने का तरीका ये होता है कि जितनी भी लाइनें हैं, या उसमें 3 के भाग दे दो। आपको 3 से भाग देना। मान लीजिए 50 लाइनें हैं, तो 50 लाइन में 50 में हम 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। 17 नहीं आएगा, मतलब 16 आएगा, क्योंकि उसमें 2 फिर रिमाइंडर हो जाएगा उसका, लेकिन हमारे को एक आगे लेना है उसमें। तो 17 की 51 होता ना, 73 या 51, है ना। तो 17 लाइन आपको समरी में लिखना है। कहने का मतलब ये है, जब भी पैसिव राइटिंग लिखा जाता है, तो समरी, जो भी पैसिव राइटिंग मतलब समरी, सारांश, किसी भी कहानी का, किसी भी अनसीन पैसेज का जब भी समरी लिखी जाती है, पैसिव राइटिंग लिखी जाती है, तो उसमें जितनी लाइनें लिखी हैं उसमें 3 भाग देना है। या फिर जितने शब्द लिखे हैं, मान लीजिए 1000 शब्द लिखे हैं, उसमें 3 का भाग दीजिए आप, 3 से डिवाइड करिए, 3 से भाग देना। तो 1000 शब्दों में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा?
333 आएंगे ना शब्द, तो 333 शब्द आपको वहां पे लिखना पड़ेगा समरी के रूप में। गेटिंग? सर 2 से डिवाइडेड करें। 2 से नहीं गलत हो जाएगा। उसकी नोटिस लिखते हैं तो उसको। अब नोटिस का तो फिर और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन समरी की बात कर रहा हूँ ना, नोटिस अलग चीज है, ठीक है। नोटिस वो डिपेंड करता है कि आपको कितना भी शब्द दे सकते हैं उसमें ना, डिपेंड करता है कितने शब्दों में लिखी है, उतने शब्दों में लिखी। लेकिन समरी किसी भी चीज की आपको लिखनी है तो हमेशा उसको 1/3 लिखना है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है टेल, TELL, टेल, TELL, टेल मतलब होता है बताना या सुनाना। टेल ये मुख्य क्रिया होती है। टेल के तीनों फॉर्म होते हैं, टेल, टोल्ड। टेल के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? टेल, टोल्ड। गेटिंग? टेल मतलब क्या होता है? ठीक है, देखिए TELL, टेल, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड। टेल, टोल्ड मतलब बताना या सुनाना। ये टेल है, ये क्या है? टेल, इसमें दो मात्रा है, टेल, ठीक है, आई की मात्रा टेल, राइट। और ये टेल है, TAIL, टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ, ठीक, पूंछ होते हैं जानवरों में पूंछ, उसको टेल बोलते हैं। और इसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है PALE, ये भी है आपका टेल, इसका मतलब भी टेल होता है। टेल मतलब क्या होता है? कहानी। TALE टेल होता है कहानी, और TAIL टेल मतलब पूंछ। ये दोनों नाउन है, ये दोनों क्या संज्ञा है, ठीक है। और जो TELL टेल ये होगी वर्ब, क्रिया, ठीक है, ये क्रिया होती है। टेल मतलब बताना है, सुनाना, ये क्रिया है। और TAIL टेल मतलब पूंछ होता है, ये नाउन है। और TALE टेल मतलब कहानी, ये भी नाउन है। गेटिंग? अब इसके नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है एंड्योर करना। एंड्योर करना, एंड्योर, ENDURE, एंड्योर करना मतलब होता है, इसका पर्यायवाची शब्द होता है टॉलरेट। आपको भी लिखना चाहिए, आपको अभी नहीं लाया क्या? लिखिए, कोई बात नहीं, अभी आपको वीडियोस मिल जाएंगे उसके ना, YouTube में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। एंड्योर करना या टॉलरेट करना, इन दोनों का मतलब क्या होता है? सहन करना, ठीक है। इसका एक फ्रेज होता है, एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जाने वाला एक फ्रेज, मुहावरा होता है। इंग्लिश का कोई सेक्शन होता है एग्जाम में, जिसमें कुछ फ्रेजेस पूछे जाते हैं, उसका मीनिंग बताना पड़ता है, अर्थ बताना पड़ता है। तो पुट अप विद का मतलब क्या होता है? सहन करना या सहना। इन तीनों का मतलब हो जाएगा, चाहे ये या ये, तीनों का मतलब है सहना या सहन करना। जैसे आप, मैंने मॉर्निंग में एक सेंटेंस बोला था कि मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकती। झेलना मतलब सहना। अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती हूँ, कैसे बोलेंगे इसको? आई कांट पुट अप विद यू, और मतलब एनी मोर। जैसे अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकती, तो कैसे बोलेंगे? आई कांट पुट अप विद यू एनी मोर। एनी मोर मतलब और ज्यादा, एनी मोर। आई कांट पुट अप विद यू एनी मोर, आई कांट पुट अप विद हिम एनी मोर, आई कांट पुट अप विद हर एनी मोर, आई कांट पुट अप विद, किसी का नाम हो सकता। जैसे आप बोले मैं राजू को और नहीं झेल सकता, आई कांट पुट अप विद राजू एनी मोर। लिखूं सेंटेंस को बोर्ड पे, बोर्ड में लिख दूं क्या? या निखिल बोर्ड में लिख दूं क्या? यस सर प्लीज, बोलिए यस सर प्लीज। जैसे आप बोले हैं आई कांट पुट अप विद यू एनी मोर, ठीक है। आई कांट पुट अप विद यू, आई कांट पुट अप विद यू एनी मोर, इसका मतलब ये है मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकता, मैं तुम्हें अब और नहीं झेल सकती। ये यू की जगह कुछ भी हो सकता है, यू की जगह पे हिम हो सकता है, हर हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, देम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, अब यहाँ उसमें ठीक नीचे लिखा हुआ है गाइस, माय फादर इज अ हिंदी टीचर या माय फादर इज अ इंग्लिश टीचर। आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर। इसका हिंदी मतलब कई बार आप मीनिंग निकालते हैं कि मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूं या मैं हिंदी का शिक्षक हूं, तो गलत है वो। तो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे, माय फादर इज अ हिंदी टीचर, ठीक है, माय फादर इज अ हिंदी टीचर। एक सेंटेंस ये लिखा हुआ, एक लिखा है माय फादर इज द टीचर ऑफ हिंदी। तो जो ये वाला सेंटेंस है, ये सेंटेंस करेक्ट है उस अर्थ में कि मेरे पिताजी हिंदी भाषा के शिक्षक या हिंदी के शिक्षक हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पिताजी हिंदी मतलब हिंदुस्तान के शिक्षक हैं। मैंने आपको बताया था जब आर्टिकल बता रहा था, आर्टिकल नहीं बताया होगा तो आगे आगे मैं बताऊंगा आर्टिकल क्या होता है। जब भी किसी भाषा के पहले, भाषा मतलब कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कोई भी भाषा हो सकती है,
किसी भी भाषा के पहले यदि आर्टिकल का यूज कर दिया जाए, किसी भी भाषा के पहले यदि आर्टिकल का यूज कर दिया जाए तो उसका मतलब हो जाता है उस भाषा को बोलने वाले लोग। नहीं आया समझ में? किसी भी भाषा के पहले यदि आर्टिकल का यूज कर दिया, आर्टिकल क्या होते हैं हम आपको आगे जाके बताएंगे। ए एंड द, ठीक है। अब ए एंड द क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, हम आपको आगे जाके पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। एक बार फिर सुन लीजिए, किसी भी भाषा के पहले यदि आर्टिकल का यूज कर दिया जाए तो उसका मतलब हो जाता है उस भाषा को बोलने वाले लोग। जैसे हम बोले यहाँ पे कि हिंदी मतलब हिंदी भाषा, द हिंदी मतलब हिंदी को बोलने वाले लोग, मतलब हिंदुस्तान के लोग, ठीक है। जैसे आप बोले इंग्लिश, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, और द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। गेटिंग? समझा? जैसे उर्दू एक भाषा है, द उर्दू मतलब उर्दू को बोलने वाले लोग। अभी समझ में आ गया? ठीक है। तो ये आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है गाइस। और कुछ पूछने के लिए तो नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, मैंने सारा बता दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी आपके दिमाग में कोई डाउट्स आते हैं तो आपको पूछना जरूर, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी सीखने के लिए और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे अतुल्यम इंग्लिश एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और आपका ज्ञान वृद्धि करता रहे। थैंक यू गाइस।